कल हमारा जो टॉपिक चल रहा था पार्चुरेशन, उसी में छोटा सा पार्ट कुछ बच गया था, वो कंप्लीट कर देते हैं। देखिए, पार्चुरेशन तो मैंने समझाया कि यहाँ पे जो ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, वो क्या है, स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। और जितना विग्रस कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ मसल्स में होता है उतना ही ज़्यादा और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और फाइनली डिटैचमेंट हो जाता है प्लेसेंटा का यूटेरस के साथ। और रिलैक्सिन हार्मोन का भी जो फंक्शन मैंने बताया था, रिलैक्सिंग हार्मोन, वो भी कहीं ना कहीं बर्थ कैनाल को वाइड करता है और बर्थ प्रोसेस को इजी बनाता है। इसके बाद बेबी का बर्थ हो गया, वो एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट से निकल के एक ओपन इन्वायरमेंट में बाहर आ चुका है। बाहर इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। अभी उसको सेल्फ फीडिंग भी करना है, क्योंकि अभी तक तो प्लेसेंटा उसको न्यूट्रिशन दे रहा था, अब सभी काम उसको खुद करना है। बर्थ कैनाल कट होने के बाद बेबी को सभी वर्क अपना सेल्फ करना होगा। तो नेचर ने इसका प्रॉपर केयर हो सके उसके लिए मदर को कुछ पावर दिया है, मदर को कुछ पावर मिला है। एक्चुअली इनिशियल स्टेज में मदर जब अपने बेबी को मिल्क प्रोवाइड करती है, मिल्क फीडिंग करती है, तो उस मिल्क में बहुत हाईली रिच एंटीबॉडी मौजूद होती हैं जो इस बेबी को कई तरह के इन्फेक्शन और बीमारियों से बचाती हैं। बहुत ही ज़्यादा रिच एंटीबॉडी उस मिल्क के अंदर होती है जो इनिशियल स्टेज में मदर के द्वारा रिलीज होता है। थोड़ा येलो कलर का मिल्क होता है शुरुआत में, 5-6 दिन लगभग। ये मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है इस बेबी की हेल्थ के लिए। जैसे अभी हम लोग वैक्सीन लगवाते हैं, आप मान सकते हैं कि ये उस बेबी को एक तरह से वैक्सीन लग रही है जो उसे ओवरऑल लगभग हर इन्फेक्शन से सुरक्षित रखेगी। और इस येलो कलर की मिल्क को नाम दिया गया है कोलेस्ट्रम। स्पेसिफिक है, उसे केवल मिल्क कहना ठीक नहीं होगा, उसको नाम दिया गया है कोलेस्ट्रम। सो कोलेस्ट्रम क्या है वाकई में? जस्ट प्रेगनेंसी के बाद इनिशियल स्टेज में येलो कलर का जो मिल्क बेबी को फीड कराया जाता है, उसको जो न्यूट्रिशन के रूप में उपलब्ध कराया जाता है, उस मिल्क को ही हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। बहुत अलग अलग टाइप की एंटीबॉडी इसके अंदर मौजूद होती हैं, इसीलिए उन प्रोटीन, चूंकि एंटीबॉडी क्या होती है, प्रोटीन होती है, इसीलिए उनका कलर येलो होता है। एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी सबसे ज्यादा होती है? तो आप इसको थोड़ा दिमाग में रखिए, एंटीबॉडी IgA। IG मतलब इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ये प्रोटीन का नाम है, इम्यूनिटी से रिलेटेड है। हम इम्यूनिटी का एक चैप्टर भी पढ़ेंगे आगे चल के, तो वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे। इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए मतलब बेबी की शुरुआत हो रही है, ABCD से ही तो शुरुआत होगी, तो सबसे पहले क्या है? ए। बेबी को जो एंटीबॉडी मिलता है उसमें सबसे ज़्यादा ये ए होता है, IgA। ये हमको बिल्कुल मेमोराइज करके रखना है, आगे चल के हमको कई सारी पढ़नी है। IgB, IgE, इस तरह से कई अलग अलग आएंगी, लेकिन कोलेस्ट्रम में जो सबसे ज़्यादा होती है वो ए होती है। बेबी अपना लाइफ शुरुआत कर रहा है प्रोटेक्शन के साथ। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ हमको नहीं समझना है। एक्चुअली जैसे ही बेबी मेमोरी ग्लैंड के पास पहुँचता है तो मदर के ब्रेन को सिग्नल पहुँचता है नर्वस सिस्टम से टच होने का। उससे क्या है, पिट्यूटरी का जो PRL है, पिट्यूटरी का PRL वो सीक्रेट होता है और वो मेमोरी ग्लैंड को मिल्क सीक्रेट करने का मैसेज प्रोवाइड करता है।
साथ ही साथ जो ऑक्सीटोसिन है वो भी मेमोरी ग्लैंड की स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। हमने पूरा मेमोरी ग्लैंड पढ़ा था, तो स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी तो मिल्क बाहर आएगा। तो ये पूरा आपका नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ पे होते हैं, टच करने का सिग्नल मदर के ब्रेन को जाता है, तो ये सब यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, आपको कोलोस्ट्रम का टॉपिक समझ में आया होगा। मुझे लग रहा है कि अब हमारा ये चैप्टर 3 कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा एक रिप्रोडक्शन का ओवरऑल जो एक कंसेप्ट है वो आपका ख़त्म हुआ। अब आपको कितना समझ में आया वो अभी आपको मालूम चलेगा जब आप अपना टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आपसे अगर डिस्कस करूं तो कितना आंसर आप जानते हैं वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे है फिल इन ब्लैंक्स के रूप में। फिल इन ब्लैंक्स में ABCDEF ऐसे करके क्वेश्चंस हैं। अगर मैं पहला ही बात करूं, ह्यूमंस जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली या असेक्सुअली, तो सीधा सिंपल आंसर है ह्यूमन बींग्स तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे ह्यूमन कैसे हैं, ओविपेरस हैं, विविपेरस हैं या ओविविविपेरस हैं। देखिए, ओविपेरस का मतलब अंडे देने वाले, विविपेरस का मतलब एक यंग बेबी को प्रोड्यूस करने वाले, जो सीधा बच्चा पैदा करते हैं ना कि अंडा। और ओविपेरस का मतलब ओविविविपेरस मतलब पार्शियली डेवलप्ड चाइल्ड यहाँ पे पैदा होता है, जो बाद में एक मार्सुपियम जैसे पॉकेट में उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है। तो ह्यूमन बींग्स तो हमें मालूम है बेबी का कंप्लीट डेवलपमेंट यूटेरस में ही हो जाता है, एग के अंदर उसको बंद रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जब बेबी डेवलप होता है तो उसी का बर्थ होता है। तो हमारा आंसर आएगा विविपेरस। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, विविपेरस। चलिए तीसरा थोड़ा बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है या एक्सटर्नल है। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या है, फ्यूजन कहाँ हुआ, एक मेल गैमीट का फीमेल गैमीट के साथ फ्यूजन कहाँ हुआ, इंटरनल या एक्सटर्नल। हमको आंसर आएगा ये फीमेल की बॉडी के अंदर एम्पुला इस्थेमस जंक्शन पे हुआ था, इसका मतलब बॉडी के अंदर हुआ था। हमारा आंसर आएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन बींग्स में। थोड़ा सा और बात करते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट जो मेल और फीमेल होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं या डिप्लॉइड। तो ऑलरेडी हम लोग काफ़ी अच्छे डिस्कशन किए थे, गैमीट मोस्ट ऑफ जितने भी होते हैं सभी के सभी गैमीट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड ही होते हैं, हैप्लॉइड गैमीट ही होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे जाइगोट कैसा होता है। जाइगोट चूंकि दो हैप्लॉइड सेल से मिलके बनता है तो वो हमेशा डिप्लॉइड होता है, कम से कम डिप्लॉइड होगा जाइगोट, कम से कम डिप्लॉइड तो होगा ही होगा। ठीक है, अगला थोड़ा सा बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ए मैच्योर फॉलिकल। एक मैच्योर फॉलिकल जिसे हम बोलेंगे ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल से ओवम का रिलीज होना क्या कहलाएगा, ओव्यूलेशन कहलाएगा। बहुत अच्छे ढंग, कितना सिंपल सवाल है, अगर ऐसे क्वेश्चन अगर हमारी नीट में आ जाएं तो फिर हम डॉक्टर बन जाएं हैं, कितना आसान है भैया, इतना भी नहीं है, ये जस्ट बेसिक कंसेप्ट है, इनको थोड़ा समझ लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो क्लेरिफाई हो जाएगा। ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय ए हार्मोन कॉल्ड, किस हार्मोन से ओव्यूलेशन होता है, हमने पढ़ा था LH से होता है ओव्यूलेशन, LH सर्ज बोला था उसको, LH सर्ज। ठीक है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। फिर नेक्स्ट बात करेंगे, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं फ्यूजन होने को, भैया फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जस्ट अभी बात की है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस कहाँ होता है, अब एग्जैक्ट पूरी लोकेशन बता दीजिए ह्यूमन बींग्स में, इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब एट द
जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड इस्थेमस। ठीक है। जाइगोट डिवाइड होके क्या बनाता है जो यूटेरस में अटैच होती है? जाइगोट आखिर क्या बनाता है जो इम्प्लांट होती है, यूटेरस में जुड़ती है? उस स्टेज को क्या बोलते हैं? उसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट। आप बोलेंगे सर मॉरूला इसका आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि मॉरूला जो है वो यहां पर इम्प्लांट नहीं होता। अटैच जो होगा वो तो ब्लास्टोसिस्ट होगा, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट के पास ही दो लेयर हैं, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास। तो ट्रोफोब्लास्ट तो ब्लास्टोसिस्ट में बनेगा, इसलिए आंसर क्या होगा? ब्लास्टोसिस्ट होगा। द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड वैस्कुलर कनेक्शंस बिटवीन द फीटस एंड यूटेरस। फीटस और यूटेरस के बीच में वैस्कुलर कनेक्शन कौन बनाता? वैस्कुलर कनेक्शन का मतलब ट्यूब, वैस्कुलर का मतलब ट्यूब, तो ट्यूब से कनेक्शन कौन बनाता है? बताइए क्या नाम है इस ट्यूब का? अम्बेलिकल कॉर्ड। ठीक है, एकदम सिंपल, कितना बढ़िया आंसर हो गया। चलिए हम थोड़ा बात करते हैं। क्वेश्चन 16 ट्रू एंड फॉल्स है, ये आप थोड़ा एक बार करके देखिएगा। ये सब क्वेश्चन कराना मुझे अभी टाइम का बर्बादी लग रहा है। आप अगर सही ढंग से चैप्टर पढ़े हैं, समझे हैं, तो सभी के आंसर आपको आएंगे। और कभी भी क्लास 12 में या नीट एग्जाम में आपके टेक्स्ट बुक के पीछे कौन से क्वेश्चन लिखे हैं, ऐसा नहीं होता कि बस वही क्वेश्चन आएंगे और आप कर देंगे। आपको पूरा कंसेप्ट दिमाग में रखना होता है। ठीक है, तो आज इस चैप्टर 3 का हम कंप्लीशन करते हैं और नेक्स्ट उसमें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 4 द रिप्रोडक्टिव हेल्थ।